हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो अभिक्रिया की दर के लिए देखा था और दर नियतांक के लिए देखा था कि दर नियतांक की इकाई है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। दर नियतांक की इकाई आपको निकालनी आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में आगे हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि कौन कौन सी हो सकती है। तो अभी तक हमने निकाल के भी देखा था कि हमारी अभिक्रिया की कोटि कौन कौन सी हो सकती है। अगर हम अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं तो शून्य कोटि की हो सकती है, जो प्रथम कोटि की हो सकती है, द्वितीय कोटि की हो सकती है, तृतीय कोटि की हो सकती है। लेकिन जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो होती क्या है, आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं और डेरिवेशन से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि के प्रकार में हम देखते हैं पहले सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, अभी तक हम यही मानते हुए चल रहे हैं कि हमारी रिएक्शन क्या थी, Na+2P। यहाँ पर N क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये रसमिश्रणिकीय गुणांक ही अभिक्रिया की जो सांद्रता, जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता के ऊपर घातांक है वो यही आ रहा था। इसके लिए अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के, क्रिया कारक कौन सा, A, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, क्रिया कारक A लिया, दर R मान लिया, समानुपाती है A के। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R समानुपाती A। इसके साथ में आपको बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इसकी सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर घातांक लगा देते हैं, है ना। ये घातांक के रूप में आ गया और यही हमारी क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। क्रिया कारकों की सांद्रता के ऊपर जो घातांक लगाया जाता है वही क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अगर हम समानुपाती निशान को हटाते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसकी इकाई यूनिट हमने देख ली थी, रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट हमने पिछले वाली क्लास में देखी थी, किस प्रकार से निकालते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। और अगर N हम 0 पुट कर देते हैं, N की वैल्यू अगर 0 आ जाती है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू K A की पावर में 0। आपको पता है किसी की पावर अगर 0 आती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, K इंटू में 1 बन जाएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया, R इक्वल टू K। देखिएगा कि अगर हम A सांद्रता को, मतलब कि A हमारा क्या है, क्रिया कारक है, और क्रिया कारक की सांद्रता अगर 1 है तो 1 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 की पावर 0 भी हमारी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। 2 की पावर 0 भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। 3 की पावर 0 भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। 20 की पावर 0 भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। मतलब कि A की सांद्रता को मैं चाहे कितना भी बढ़ा दूं, मोल प्रति लीटर में कितना भी बढ़ा दो या कोई से भी इसकी यूनिट हो सांद्रता की, तो उस कंडीशन में अगर A की सांद्रता को बढ़ाया या घटाया जाता है तो अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि रेट हमारी क्या आएगी, R इक्वल टू K के। K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है। मतलब कि अभिक्रिया की दर नियत रहती है, यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम कहेंगे कि A की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसी जो अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी हमारे पास में सांद्रता का पद नहीं आ रहा है, मतलब क्रिया कारक की सांद्रता काम में नहीं आ रही है।
क्रिया कारक की सांद्रता कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो वह अभिक्रिया जिसमें जिसकी दर क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होगी, जिसके अंदर रेट है वो डिपेंड नहीं करेगी किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऐसा है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनके अंदर पूछा भी जाता है और बहुत बार वैसे भी पूछ लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है वो क्रिया कारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो कौन सी नहीं करेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केवल एक रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो जो क्रिया कारकों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसकी रेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो क्रिया कारकों की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसके बाद में हम मान लेते हैं कि हमारे पास में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि हमारे पास में क्रिया कारक क्या था, A था, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, B बन रहा है। अगर हम t बराबर 0 की बात करते हैं, t बराबर 0 का अर्थ क्या, कि जब प्रारंभिक समय था उस कंडीशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, हमने बहुत बार लिख रखा है ये कि A की कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली कितनी, स्मॉल a, तो प्रोडक्ट हमारा बना नहीं होगा उस कंडीशन में, प्रोडक्ट कितना था, 0। तो जब t बराबर 0 था तो प्रोडक्ट हमारा 0 और A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, A। क्रिया कारक की सांद्रता A और प्रोडक्ट की कितनी, 0। ये अगर 0 आपको मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो वो मान लोगे, नहीं तो इसको हम 0 मानते हुए चलेंगे। हम कहेंगे कि हमारी अभिक्रिया अभी स्टार्ट हुई है, और जैसे ही अभिक्रिया की शुरुआत होती है उस कंडीशन में इसे हम 0 ही मानते हैं जब तक हमें दे नहीं रखा हो। इसके बाद में t बराबर 0 के बाद में जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो टाइम की अगर हम बात करें तो t बराबर t सेकंड पर, जैसे t बराबर 20 सेकंड पर, 30 सेकंड पर, 40 सेकंड पर, तो इस कंडीशन में अभिक्रिया की जो हमारे क्रिया कारक है उनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम होगी। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है आगे तो क्रिया कारक की सांद्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, अगर अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से क्या हो गया, x माइनस हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, उतना ही बन जाएगा। तो a से x माइनस हुआ, उतना ही हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये a माइनस x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर हम प्रारंभिक सांद्रता को C0 या Ci मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, C0 या Ci का इनिशियल, और ये प्रारंभिक सांद्रता है, C0 से डिनोट कर रहे हैं। और C0 प्रारंभिक सांद्रता A की कितनी है, क्रिया कारक की A है, और प्रोडक्ट की कितनी है, 0। लेकिन जब टाइम बढ़ता है आगे तो हम कहते हैं अंतिम सांद्रता क्या, Ct या फिर इसे C फाइनल मान लेते हैं, Ct या C फाइनल, ये क्या है, अंतिम सांद्रता है। ये कितनी हो जाती है, A माइनस एक्स, और ये कितना हो जाता है, x हो जाता है। आपने कभी कभी ये देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन C1 भी मान लेते हैं, और ये कितनी, C2। जब टाइम t1 है तो कॉन्सेंट्रेशन C1 और t2 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C2 हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर टाइम t बराबर 0 माना है, उस कंडीशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, A। प्रारंभिक सांद्रता को C0 या Ci से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और अंतिम सांद्रता को हम यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, Ct से और Cf से डिनोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने ये देखा कि क्रिया कारक की सांद्रता में कमी हो रही है और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, इससे आगे देखते हैं तो उत्पाद के निर्माण की दर। अगर हमने जो पहले देखा था, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस कंडीशन में हमने देखा था क्रिया कारकों के घटने की दर, उत्पाद के बनने की दर, उसमें किस प्रकार से लिखा जाता है, क्रिया कारकों के घटने की दर को तो हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, और उत्पाद के बनने की दर को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ से dc अपॉन में dt लिखते हैं। प्लस माइनस, माइनस किसके लिए आता है, क्रिया कारक, उत्पाद के लिए क्या आता है, प्लस आता है।
अगर हम उत्पाद के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उत्पाद के निर्माण की दर की अगर हम बात करते हैं तो उत्पाद के निर्माण की दर क्या होगी, हमारा P क्या है, प्रोडक्ट है, तो रेट क्या हो जाएगी। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए अगर हमें रेट लिखनी हो तो रेट ये हो सकती है, इस अभिक्रिया की रेट क्या हो जाएगी, R इक्वल टू क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा माइनस DA अपोन में DT और इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में उत्पाद के रिस्पेक्ट में प्लस DP अपोन में DT, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट हम उत्पाद के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो उत्पाद के निर्माण की दर क्या हो जाएगी, R इक्वल टू प्लस DP अपोन में DT, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद बन रहा है इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया है। R इक्वल टू अगर हमारा उत्पाद बन रहा है तो पहले तो 0 था, T बराबर T पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो उत्पाद है वो कितना है, X हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई है, X हो गई है, तो हम उत्पाद की सांद्रता कितनी पुट कर देते हैं, X। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस DX अपोन में DT। ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हमने कितनी मानी थी, 1 मानी थी, R इक्वल टू K, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 व 2 की तुलना से हमारे पास में ये भी R और ये भी R, तो क्या हो जाएगा K इक्वल टू प्लस DX अपोन में DT। अगर हम X की टर्म्स को एक साइड में रख लेते हैं और T की टर्म्स को एक साइड में रख लेते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा DX अपोन में DT को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको उल्टा लिख दिया प्लस DX अपोन में DT। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये K DT और प्लस में DX, तो DX इक्वल टू बन गया हमारे पास में K DT। अब इसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन आपको बता रखा होगा वैसे कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं, फिजिक्स में बता दिया गया होगा, मैथ्स में बता दिया गया होगा। तो हम इंटीग्रेशन है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक लिमिट के साथ में और एक बिना लिमिट के। तो अगर हम अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं तो अनिश्चित समाकलन क्या होगा कि यहाँ पर हमने कोई लिमिट नहीं लगाई है और जब भी किसी का समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ इस प्रकार से ये साइन आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर समाकलन करते हैं तो यहाँ पर ये साइन आ जाएगा इस प्रकार से dx इक्वल टू k dt। अब देखिएगा इसकी जो राइट वाली टर्म्स है, अगर हम समाकलन करते हैं तो x का समाकलन क्या होता है, x प्लस में c, साथ में एक कांस्टेंट जुड़ जाता है ना। यहाँ पर ये टर्म्स तो वैसी की वैसी रहेगी, dx इक्वल टू k dt बन जाएगा। dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x, k कांस्टेंट है इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो कांस्टेंट को अगर बाहर निकाल लोगे तो ये बन जाएगा k dt। और इसका अगर हम इसे लिखें तो ये 1 dt है, 1 का समाकलन भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा kt प्लस में c क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आप समाकलन देखोगे तो उसमें ये पता चल जाएगा dx का समाकलन x, dt का समाकलन t, k से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में क्या आ गया, c आ गया। अनिश्चित समाकलन के अंदर ये कांस्टेंट है वो काम में लिया जाता है। अगर हम यहाँ पर आगे इस इक्वेशन की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा इक्वेशन में से x इक्वल टू क्या होती है, शून्य को t के लिए kt प्लस में c होती है। t इक्वल टू 0 पर जब टाइम हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन को, उस कंडीशन में t इक्वल टू 0 पर x हमारा कितना था, 0। देखिएगा जब t बराबर 0 था तो a की कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी थी, a थी, और p की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0। प्रोडक्ट बना ही नहीं था
तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ जो x था वो हमारा कितना है 0, क्योंकि यहाँ से माइनस कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तभी तो क्या आ रहा है 0। जितना माइनस होगा उतना ही यहाँ पर आएगा, जितना माइनस हो रहा है उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर x कितना था हमारा 0, इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 k इंटू में 0 प्लस में c, हमारे पास में c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये जो c की वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ, और जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप ये पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, c का मान 3 में रखने पर, c का मान अगर हम 3 में रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, x इक्वल टू हमारे पास में बन जाएगा kt प्लस में 0, या फिर ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और बन जाएगा कि x इक्वल टू kt। क्या बन गया, यहाँ पर c की टर्म्स वो गायब हो गई है और हमारे पास में आ गया x इक्वल टू kt। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई है 4 हो गई है। अगर हम यहाँ पर ये तो आया x आया है, x किस में आ रहा है, x आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में था। अगर हम क्रिया कारक के संदर्भ में निकालना चाहते हैं, क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, तो क्रिया कारक में क्या आ रहा है t बराबर t पर क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन a माइनस x हो रही है। हमें अगर a माइनस x मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि ये क्या आ गया, क्रिया कारक की सांद्रता है t बराबर t पर। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर से a से माइनस कर देते हैं, दोनों को a से माइनस कर देते हैं। तो a से अगर माइनस करते हैं तो a माइनस x हो जाएगा और ये a माइनस kt हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही a से माइनस करेंगे तो a के अंदर से माइनस करते हैं, a से इक्वेशन 4 को घटाने पर तो a माइनस में x बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस में kt। तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी a माइनस x इक्वल टू a माइनस में kt। ये आपके पास में जो इक्वेशन आई है वो कौन सी हो जाएगी, क्रियाकार के संदर्भ में। अगर हम यही इक्वेशन मान रहे हैं, हमारे पास में a टेंस टू p है, हम क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, उत्पाद के निर्माण की दर के अकॉर्डिंग देखा। उत्पाद के लिए हमने क्या लिया था, प्लस साइन लिया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में इक्वेशन a टेंस टू p, अगर हम t बराबर 0 की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन C0 या C इनिशियल मान लो, t बराबर t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन a माइनस x हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, या Ct हो जाएगा, या C फाइनल हो जाएगा, या ये C इनिशियल हो जाएगा। हमारे पास में पहली इक्वेशन क्या आई थी, R इक्वल टू K। ये आपको अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से निकाल ली थी कि R इक्वल टू, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी R इक्वल टू K। तो R इक्वल टू K फर्स्ट इक्वेशन, क्रिया कारकों के घटने की दर, उत्पाद के निर्माण की दर, क्रिया कारकों के घटने की दर, घटने की दर के साथ में हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन। क्रिया कारक की बात कर रहे हैं इसलिए a हमारा क्रिया कारक है, क्या बन जाएगा R इक्वल टू माइनस डी अपॉन में dt। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी 6 होगी। अगर हम 1 और 6 की तुलना कर देते हैं तो R और R कॉमन हो गया तो K इक्वल टू माइनस डी अपॉन में dt बन जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा माइनस डी इक्वल टू K dt। हमारे पास में माइनस डी अपॉन में डी इक्वल टू बन गया K dt। अगर हम इसका निश्चित समाकलन कर देते हैं, क्या कर रहे हैं हम, निश्चित समाकलन, वहां पर किया था अनिश्चित, इसका निश्चित समाकलन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो रही है C नोट से Ct के लिए, A से A माइनस x हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक लिमिट ले लेते हैं और अगर इसका समाकलन करते हैं तो C नोट से Ct, ये तो समाकलन का निशान आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब हमें एक लिमिट रखनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रही है, देखिएगा C नोट से कितना हो रहा है, Ct पे जा रहा है। जब C नोट था, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, जब टाइम t बराबर 0 था तो उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C नोट। जब टाइम t बराबर 0 था तो उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C नोट। जब टाइम t हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, Ct। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, जो हायर लिमिट है वो ऊपर आ जाएगी, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। C नोट और Ct, C नोट से क्या हो रहा है, Ct, C नोट से Ct जा रहा है, और 0 से क्या, t। जब टाइम 0 था
तब और जब टाइम t था। तो 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन C0 थी और जब t था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, Ct थी। ये kdt टाइम वाली टर्म्स है, इस साइड में है तो इसलिए यहाँ पर टाइम की लिमिट लग जाएगी, और ये कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स है वो इस साइड में है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है वो लिमिट है वो लग जाएगी। आगे हमने क्या किया है देखिएगा, वही इस माइनस साइन को हम क्या ले आए हैं, बाहर ले आए हैं। तो माइनस साइन को हमने बाहर निकाल लिया, C0 Ct इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये k और 0 से t dt। आपको बताया था dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, वैसे ही dt का समाकलन क्या होगा, t होगा, और dA का समाकलन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस a, अब जो लोअर लिमिट है उसको नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये लोअर लिमिट को नीचे की ओर लगाएंगे और अपर लिमिट को कहाँ लगाएंगे, ऊपर की ओर। लोअर लिमिट हमारी की क्या, 0 0, एक ब्रैकेट के अंदर 0 को यहाँ पर रख देंगे और हायर लिमिट कहाँ आ जाएगी, Ct के। इसके लिए भी क्या हो जाएगा समाकलन इसका, t होता है यहाँ पर 0। अब की बार कांस्टेंट नहीं लगेगा जब हम यहाँ पर निश्चित समाकलन कर रहे हैं उस कंडीशन में। 0 से t लोअर लिमिट और हायर लिमिट, इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास में ये आ गया है माइनस a, एक मिनट, हाँ, तो हमारे पास में ये आ गया था माइनस और a की पावर, यहाँ पर लोअर लिमिट C0 और अपर लिमिट Ct इक्वल टू ये बन रहा था k और t, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितनी, t। अब देखिएगा अगर हम अपर लिमिट और